बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी साहब की ये लाइनें शायद आज गोरखपुर का हर एक मतदाता एक दूसरे को सुना रहा होगा, क्योंकि 6th राउंड खत्म हो गया। क्या था ये 6ठा राउंड, इस पर बातचीत करने के लिए मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लंबा ट्रैवलिंग थी और आज भी बहुत थकने के बाद भी लगा कि नहीं, 2 दिन हो गए आप लोगों के साथ बातचीत करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। आखिर 6th फेज खत्म होने के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो रहा है। एक आखिरी फेज है। उससे पहले प्रधानमंत्री कल बनारस में एक रोड शो करेंगे, इसके बाद परसों सभा करेंगे और इसी के साथ इस पूरे चुनाव के जो सभाएं हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही शुरू करने से जिस तरह से शुरू हुआ था चुनाव प्रचार, उसी तरह से अब खत्म भी हो जाएगा। लेकिन 6ठे चरण पर सबकी निगाहें टिकी थी। आखिर ये एक ऐसा चुनाव क्षेत्र था जो बलिया से लेकर, जिसको लोग बागी बलिया कहते हैं, इधर राम मनोहर लोहिया की धरती अंबेडकर नगर तक के बीच में फैला हुआ ये 57 सीटों का ये चुनाव का क्षेत्र ये फैसला करने वाला था कि आखिर किसको इस बार सत्ता दे रहा है। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि बाबा फंस गए हैं, या बाबा को फला ने वोट दिया है, या बाबा को राजपूतवाद ने पीछे ले जाए हैं। इस तरह की चीजें अलग अलग, चूंकि ये पूरा चुनाव मैं बार बार आपको कह चुका हूं सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। मैं भी उसी सोशल मीडिया से आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि सोशल मीडिया एक बिना किसी बेलगाम घोड़े की तरह कहते हैं कि दौड़ता हुआ जा रहा है। और जब हम लोग, इसलिए हम दिखेगा कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, और उन सब कंफ्यूजन्स के पार जाके ये देखना कि आखिर किसको इस बार बहुमत मिल रहा है। हालांकि 10 मार्च को तो सब साफ हो ही जाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम अपने अपने आइडियाज पर आपसे बात कर रहे हैं। और बहुत सारे अपनी चीजें, बहुत सारे लोगों को मैं देखता भी हूं, क्योंकि वो लोग मेरे ही साथ काम करते थे या हम लोगों ने उनके साथ काम किया। वो तमाम लोग बिना किसी दावों के, बिना किसी रेफरेंस के, हो सकता है कि गलतियां होती हैं, लेकिन आप अगर अपना आधार बताते हैं तो लोग उस बात को समझते हैं कि हाँ, आपने किस किस बिना पर ये बात जो आप कह रहे हैं ये आप उचित ठहरा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर कि ठाकुरवाद था और ब्राह्मणवाद, उस ब्राह्मणों के विरोधी रहे, निषाद दल के विरोधी रहे, इसलिए बाबा गोरखपुर में घिर गए हैं। बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जैसे कहा गया कि रोजगार का मुद्दा था, इस 6ठे चरण पर बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा कि हम पहले जाने से पहले इस पर बात कर रहे हैं, तो हमको पहले तो कुछ सीटें हैं जिनकी मैं बात करना चाह रहा था, एक एक करके। सबसे पहले हम गोरखपुर सदर की बात करते हैं। आज सुबह ही 7 बजे जब हम लोग वहाँ थे, योगी आदित्यनाथ जी अपने बूथ नंबर 249 पर आए, जो 322 विधानसभा का था। एक बड़ी दिलचस्प बोर्ड पर लिखी हुई बातचीत थी कि योगी आदित्यनाथ जिस बूथ पर वोट डाल रहे थे उसकी BLO नूरजहां थी। और ये एक लोकतंत्र की वो खूबसूरती है जिसको हम लोग देखते हैं। हालांकि बहुत सारी बातों को मैं औपचारिक बातें नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ता है कि आपको इस देश में बहुत सारी चीज़ें अभी भी आप ऐसे संयोगों को देखते हैं। तो वहाँ योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला और उसके बाद उन्होंने हम लोगों से जब बातचीत की तो उसमें बहुत क्लियर मैसेज था। उस समय चूंकि बहुत जब हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने आज सवाल जवाब तो नहीं लिए, हम लोगों के कोई सवाल नहीं लिए। वो आए और उन्होंने सब लोगों से अपील की कि वो वोट करें और सुशासन, राष्ट्र और उसको व्यवस्थित करने के लिए वो जो है अपने मतदान को करें। उन्होंने परिवारवाद पर फिर से हल्ला बोला, बहुत सारी चीजें कही और उसके बाद वो निकल गए। उसके साथ ही बहुत सारे सवाल हम लोग जूझते रहे ये पूछने के लिए मतदाताओं से कि आखिर वो वोट डालने किस मुद्दों पर आ रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं, चूंकि उन्होंने आज फिर महिलाओं और उनसे अपील की थी कि वो उनकी सुरक्षा के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, जो कि उनका कहना था भारी बहुमत के साथ वो वोट कर रही हैं बीजेपी को। तो ये बात तो अक्सर दिख रही है कि हम लोग महिलाओं के मुद्दे पर यकीनन
इस पूरे छठे चरण तक हम एक एक चरण के शहरों को घूमते हुए अलग अलग जगह अलग अलग वर्गों से बात करते हुए जब यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो इस बात में तो दम दिखता है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर बन चुके हैं जिन पर महिलाओं को यकीन है। क्योंकि आज ही जब मैंने एक वीडियो भी डाला है जो आप शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन उस वीडियो में जब मैं उस महिला उससे बातचीत कर रहा था तो मुझे लगा कि ऐसे चूंकि माइक का इशू आता है, अभी हम लोग मैं जब अपने ऑफिस पे शूटिंग कर रहे होते हैं तब बहुत कम समय होता है कि आप अपने लिए भी कुछ अलग से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए निकाल लें। तो जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के दावों पर यकीन है, क्या हुआ? तो उस महिला ने बजाय जवाब देने के लिए कहा कि क्यों, आपको क्या यकीन नहीं है, आप बताइए। तो ये जो चीज़ें हैं वो योगी आदित्यनाथ को एक ताकत दे रही हैं। हालांकि जब हम लोग बहुत सारे, मैं यूट्यूबर्स को, चूँकि जो पत्रकार ही थे बहुत सारे, तो उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी पत्रकारिता में नहीं थे उन यूट्यूबर्स की बातों में बहुत सारी चीज़ों में मुझे कोई आधार नहीं दिखता, और वो जो कहते हैं कि फ्लूक या तुक्का मारने वाली आदत है और उस पर मुझे बहुत ही कम भरोसा होता है। लेकिन जो लोग कारण सहित बताने की कोशिश करते हैं तो उसमें हो सकता है कि उनका एक आखिरी बात उनकी गलत हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप उनसे बात करने देखते हैं। तो ऐसे ही मैं देख रहा था, एक यूट्यूबर्स ने बताया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ निषादों के विरोधी रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों के विरोधी रहे हैं और उन्होंने ठाकुरवाद किया, इस तरह की चीज़ों के साथ, और इस वजह से वो फंस गए हैं। सीटें ज़रूर आपको लड़ते हुए दिख रही हैं, गोरखपुर में बहुत सारी सीटें, लेकिन जिस सीट पर योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं वहाँ महज 25,000 के करीब क्षत्रिय हैं, यानी उनकी जाति के सिर्फ इतने ही हैं। कायस्थ और वैश्य समाज के वोट बहुत ज़्यादा हैं, और मुस्लिम भी वोट हैं, उस बूथ पर भी मुस्लिम वोट हैं, बल्कि बाबा जब लाइन में लगे हुए थे उनके साथ भी बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम समुदाय के थे। तो ये सवाल वहाँ कितना प्रभावी होता है इस पर तो कोई भी आदमी जो वहाँ था वो बता सकता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ वहाँ किस लेवल पर खड़े हैं। मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की ये जो है लड़ाई, ये बहुत ज़्यादा वोटों से जीती जाने वाली है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वो राज्य में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी के तौर पर सामने उभर कर आते हैं या नहीं, ये ज़रूर दिलचस्प होगा। लोगों की निगाहें इस पर टिकी हैं। हालांकि मैं सुनूंगा कि अभी आप भी सुन रहे होंगे अलग अलग जगह पर कि योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं, अब उनको इस बात का इंतजार है कि वो जीतते हैं कि वो हारते हैं, इन तमाम चीज़ों पर, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे ने युवाओं को बिल्कुल एक तरफ कर दिया है। और इस तरह की बात होंगी, और किस तरह से जो दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से काम किया गया है और उसको खत्म करने की कोशिश की गई, उसके चलते जो दलित समुदाय है वो बहुजन समाज पार्टी से निकलकर इन सब के पास आ गया है, मतलब समाजवादी गठबंधन के पास आ गया है। एक और बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे पर यह कहा गया कि नौकरी नहीं है और इसीलिए ये मुद्दा बहुत प्रभावी है। लेकिन मैं लगातार इस चीज़ को देख रहा हूँ कि जातिगत मुद्दों के अलावा अगर कोई अपील करती हुई चीज़ दिख रही है, यानी जातीय समूह तो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ अपील करती हुई दिख रही है तो वो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और मोदी योगी की गरीबों को दिए गए राशन की योजना है। अब ये तमाम चीज़ें एक तरफ तो आपको कह रही हैं कि ये आगे जा रही हैं, दूसरी तरफ आप जातीय जकड़बंदी की बात भी कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जातीय आधार पर सवर्णों को छोड़ के बाकी सब जो है समाजवादी गठबंधन के साथ जा रहे हैं। ये इस तरह के तर्क मुझे लगता है कि कई बार बेसिर पर के और अपने ही बातों को सही ठहराने की कवायद दिखाई देती है। क्योंकि अगर जातीय गठबंधन तोड़कर बेरोजगार अगर वोट कर रहा है तो फिर ब्राह्मण और राजपूत के बेरोजगार हैं वो क्यों एक तरफ खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह के तर्क मैं अलग अलग जगह पर सुन रहा हूँ। खैर हम लोग चलते हैं कि आज जो योगी आदित्यनाथ की सीट थी उस पर मुझे कोई संदेह नहीं लगता कि वो रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग उनके, जब हम लोग बूथ पर थे, अलग अलग बूथों पर गए जहाँ लाइनें लगी थी वहाँ, और मुझे लगता है कि ये सीट इसलिए भी हॉट है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार विधानसभा का चुनाव याद रखिएगा, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत लंबे अरसे बाद कोई चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव या फिर अपना टेन्योर पूरा करने वाले
योगी आदित्यनाथ, तो उससे पहले मायावती और उससे पहले मुलायम सिंह यादव बहुत पहले एक सीट से चुनाव लड़कर पहुंचे थे। इस बार दो कैंडिडेट तो आपको चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं, एक पूर्व जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो, और एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश। लेकिन मैं आपको बता चुका कि उन सीटों में कितना अंतर है। जो इस बार जो उनका मुकाबला है, एक तो समाजवादी पार्टी के भीम आर्मी के संस्थापक जो है यहाँ से चंद्रशेखर आजाद मैदान में, उनको किसी ने देखा नहीं, उनका बस्ता नहीं दिखा, उनका कोई आदमी नहीं दिखा, उनका कोई झंडा नहीं दिखा, उनके लोग नहीं दिखे। तो उनकी लड़ाई सिर्फ अखबार के लोग लड़ते रहे, और बहुत सारे लोग ऐसे लड़ते रहे जो विदेशों में कुछ खास उद्देश्यों से इस चीज़ को वो करना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उपेंद्र दत्त शुक्ला की जो पत्नी है सुभावती, वो मैदान में थी। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि लोग लड़ते हुए दिखाई दिए, उनके बारे में ज़रूर था। लेकिन चेतना पांडे और बसपा से ख्वाजा शमसुद्दीन, ये मुझे इस पूरे चुनाव में वहाँ तो कम से कम नहीं दिख रहे थे उस पूरे मुद्दे पर जब हम लोग बात कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जिन पर मैं बात कर रहा था, जो तमकुही राज है, जिस सीट को कांग्रेस बहुत शौक से साथ याद करती है, वो है कि लल्लू, अजय कुमार लल्लू वहाँ बहुत ताकत के साथ लड़ रहे थे और ये कह रहे थे। लेकिन यहाँ जो भाजपा निषाद गठबंधन के असीम कुमार हैं, और उनका मुकाबला सपा के उदय नारायण गुप्ता से है और संजय गुप्ता, चूंकि यहाँ वोट बहुत ज़्यादा गुप्ता उसका था। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ से दूसरी बार जी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये एक टफ सीट हो गई है और वो जो है अलग तरीके से बिहेव कर रही है। कम से कम कांग्रेस यहाँ दोहराएगी अपनी, ये बहुत मुश्किल हालात में दिख रहा है। मुद्दे पूरे गायब हैं, जातीय समीकरण पूरी तरह से वहाँ हावी है और जातीय समीकरणों पर इस तमकुही राज का फैसला होने जा रहा है। फरेंदा सीट पर बहुत चर्चा थी, क्योंकि ये महाराजगंज की सीट जो है, इस पर शंखलाल माझी यहाँ से प्रत्याशी हैं। निषाद बाहुल्य और एमवाई फैक्टर को अनुकूल देख के ही वो संत कबीर नगर के हैं और वो यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा, कांग्रेस, सपा सभी थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी जो बजरंग बहादुर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी ताकत लगाए हुए, लेकिन उनके खिलाफ जो नाराज़गी है, जो पूरा एक लोगों का विरोध इस बार दिखता है, लेकिन वो शायद कितना टफ होगा। लेकिन फरेंदा, आप उस सीट पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बीजेपी के बजरंग बहादुर अपना जो बहादुरी है वो दिखाते हुए दिख रहे हैं। अभी देखना होगा कि ये पत्थर देवा सीट पर हम लोगों ने बात नहीं की थी, आज इस पर भी है, और यही एक सीट है जो मुझे लगता है कि जो देवरिया की ज़्यादा फंसती हुई दिख रही है। आखिर श्री मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं मैदान में हैं, और ब्रह्म शंकर त्रिपाठी जो समाजवादी पार्टी के थे, दोनों के बीच लगभग 15 साल बाद टक्कर हो रही है। पहले देवरिया में कसिया सीट पर टक्कर होती रही, 85 से 2007 तक ये कसिया सीट इन दोनों के बीच में रही, इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दो पुराने प्रतिद्वंद्वी वापस 15 साल बाद एक दूसरे के सामने आ गए हैं, और 3 बार शाही जीते हैं उसमें, जो 85, 91 और 96 में, 4 बार त्रिपाठी जीते थे। परिसीमन के बाद पत्थरदेव आई, तो इसीलिए इस बार देखना है कि त्रिपाठी अपनी संख्या आगे बढ़ा लेते हैं या इसको बराबर कर देंगे इस मुकाबले में पत्थरदेवा के सूर्य। फाजिल नगर सीट पर हम लोग कल बात कर चुके, किस तरह से हमला हुआ और किस तरह उसको बहुत सारे संदेहों से देखा गया। मुझे लगता है कुशीनगर की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य फंसे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि कुशीनगर किसी तरह से वो चुनाव निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा उस धन बल का इस्तेमाल हुआ है। बल तो खैर उस तरह का बल प्रयोग तो अब नहीं होता है, लेकिन धन की शक्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल रात जो भी खेल चलता रहा, 2 रातों में बहुत कुछ खेल हुआ, इस सीट पर वो फंसे हुए जरूर हैं। और जातीय समीकरण से जो है पडरौना उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन इलियास जो है फिर भी उस तरह से चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से कि बसपा के इस ताकतवर नेता से उम्मीद की जा रही थी कि ये अच्छे से उस सीट पर लड़ेंगे। रुद्रपुर विधानसभा भी इस बार वीआईपी हो गई, क्योंकि राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद भाजपा से लड़े और कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह
इनके समर्थन में तो आपने देखा कि चूंकि अखिलेश प्रताप सिंह को आप बहुत टीवी चैनलों पर देखते होंगे, कांग्रेस के लिए उनका सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो पार्टी की अपनी पार्टी की तरफ बचाव कम कर रहे होते हैं, वो बीजेपी पर हमला ज़्यादा बोल रहे होते हैं। और कई बार लगता है कि वो किस पार्टी की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की पैरवी करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ होना जरूरी है। लेकिन वो यहाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश निषाद के लिए, खैर योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे थे और देवरिया सदर सीट पर लोगों की निगाह, वो मैंने बताया क्योंकि वहाँ सलभ मणि रहे हैं और सलभ मणि जो इस बार हमारी पत्रकार बिरादरी के थे, और मैं कह सकता हूँ कि वो एक चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं और बल्कि जीत भी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। खैर मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की। श्री प्रताप शुक्ला भी कल कहते रहे कि हम लोगों ने राम के साथ रोटी से भी हम लोगों ने इस चीज़ को जोड़ा है राजनीति को। मैं तो गोरखपुर की सीटों पर सबकी निगाह थी, मैं उन पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि कैंपियरगंज एक ऐसी सीट है जिस पर सब लोग, जिन लोगों का भी राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है, जो राजनीति को पढ़ते रहे हैं, तो कैंपियरगंज वीर बहादुर सिंह के जो बेटे हैं वो फतेह बहादुर सिंह 91 से लगातार जीत रहे हैं। कभी बसपा में कैबिनेट मंत्री रहे, फिर बीजेपी की है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनको योगी आदित्यनाथ का बहुत सारा करीबी बताना शुरू कर दिया, ताकि जो भी एक आंधी उठाई जा सके उसमें। हालांकि उनका मुकाबला जो है सीधे तौर पर काजल निषाद से है। ये निषाद से शादी करने के बाद काजल निषाद बनी है, फिल्मी हीरोइन कही जाती है। हालांकि मैंने तो कोई फिल्म नहीं देखी है उनकी, लेकिन उनको कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत बोल्ड हैं वो। और हालांकि जब वो कांग्रेस से टिकट लड़ी थी, कांग्रेस से जब उनका रहा था, तब वहाँ भी उनको वही तवज्जो दी थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी उनकी किसी सभा में थे जिसमें वो बहुत ही उससे तमाम लोगों को कह रही थी कि वो बड़ा रिगार्ड करती हैं राहुल का, और उसके बाद वो कांग्रेस में कोई चमत्कार नहीं दिखा पाई। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको फतेह बहादुर का किला तोड़ने के लिए भेजा है, जो 1991 से, यानी जब से वीर बहादुर सिंह की मृत्यु हुई थी, जो देश के संचार मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूर्वांचल से मुख्यमंत्री रहे और पूर्वांचल के विकास की वो शुरुआत करने वाले नेता के तौर पर उनको यहाँ की जनता याद करती रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ उनका मुकाबला फतेह बहादुर सिंह तो लड़ ही रहे हैं। चंद्र प्रकाश निषाद जो है उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये मुश्किल दिख रहा है। फतेह बहादुर को वो बहुत लोग कह रहे हैं कि इस समय वो फंसे हुए हैं। सजनवा में आप देख ही चुके हैं कि प्रदीप शुक्ला जो है वो उसी तरह से लड़ाई की बात कर रहे हैं जीत की, और सजनवा में मुझे लगता है कि टक्कर तो वहाँ भी है। चौरी चौरा एक ऐसी सीट है जो इस पूरे चुनाव में गोरखपुर के बहुत सारे समीकरण अपने आप से तय कर रही है। जैसे कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं श्रवण निषाद हैं, जो हम लोग बता चुके, निषाद पार्टी के जो संजय निषाद हैं, उनके पोते, और उनका मुकाबला जो चल रहा था, लेकिन बीच में एक निर्दलीय के तौर पर खड़े होकर जो अजय सिंह ने खेल बिगाड़ दिया है, जो कांग्रेस बीजेपी के थे, लंबे समय से अपने इस क्षेत्र में बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन इस बार निषाद पार्टी या जो पिछड़ों के वोटों को लेकर अचानक बीजेपी को जो ये लगने लगा कहीं उसको पिछड़ा विरोधी न करार दे दे, और इस बात की ताकत और कोशिश लगाने वाले जो उनके मुखालिफ हैं, यानी अखिलेश हैं या मायावती हैं, वो इस बात को बहुत सारी चीज़ों से उठा सकते हैं। लिहाजा उनका टिकट कट गया। वहाँ श्रवण निषाद, अजय पाल का टिकट कटा और श्रवण निषाद को वहाँ मिला। लेकिन वहाँ इस क्षेत्र में बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है कि ये ही सीट जो कानपुर ग्रामीण है उसका भी भाग्य तय करेगी, क्योंकि यहाँ अगर राजपूत निषाद एक साथ मिलकर वोट करते हैं, चूंकि इस सीट पर अजय पाल को की बजाय अगर राजपूत श्रवण को निषाद को वोट देता है, तो फिर ग्रामीण में जहाँ निषादों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ विपिन लड़ रहे हैं, तो वो वहाँ उनको वोट करेंगे। यानी बहुत इंटरेस्टिंग वो होगा। चिल्लू पार्क में इस बार फिर जो 2017 में जीते हुए थे बसपा के, वो अब वापस इस बार राजेश त्रिपाठी फिर बसपा से लड़ रहे हैं, भाजपा से माफ़ कीजिएगा, और विनय शंकर इस बार बसपा से हटके सपा में आ गए हैं। इस सीट को चूंकि चिल्लू पार तिवारी के नाम से मशहूर हरिशंकर तिवारी ने अपने बेटे को दिया था, और मुझे लगता है कि ये सीट भी बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि वो उसको तोड़ सके, क्योंकि लंबे समय से
बास गांव में जो डॉक्टर बनाम डॉक्टर हैं, सपा में डॉक्टर संजय सिंह है तो डॉक्टर बिमलेश जो है बीजेपी से। तो ये एक बहुत ही बड़ी सीट है, मुझे लगता है कि इस पर भी काफ़ी दिलचस्पी के साथ मुकाबला आज हुआ, वोट पड़ा और बहुत सारे लोगों ने माना कि ये वोट बीजेपी को आगे की तरफ रखने के लिए। जो गोरखपुर की विधानसभाएं हैं उनमें से सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि 6 से 7 बीजेपी को मिल रही हैं और 1 या 2 का बीजेपी यहाँ गच्चा खा सकती है। लेकिन अगर हम लोग बाकी सब पर बात करें तो एक तो मैं ये कहूँगा कि बासी जो है वो फिर 2017 में अपना दल भारतीय जनता पार्टी की एक सीट सहित 11 सीटों पर झंडे फहरा देती हैं। मैंने एक बहुत सारी चीज़ें, चूँकि नौतनवा भी एक सीट है जिसमें आपको याद होगा अमरमणि त्रिपाठी और उसके बाद अब उनके बेटे अमन मणि जो भी जेल में है, जेल में रहे। और इन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं कि मणि परिवार यहाँ जो है पूरी तरह से बसपा से चुनाव मैदान में, इससे पहले वो जीते, बहुत सारी चीज़ें इस बार बदल जाएंगी। उसका अमन मणि का उनके खिलाफ बस जो बीजेपी है उसने बहुत ताकतवर कैंडिडेट उतार कर निषाद पार्टी से वहाँ हैं ऋषि त्रिपाठी, उसको कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत से लगी हुई है उसको रखें। लेकिन ज्ञानपुर सीट इसी तरह की है, जैसे विजय मिश्र पूरी तरह से कह रही सीट पर बहुत चिंता होगी। अगले फेज़ का हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस बार। अच्छा, एक और अब अगले फेज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये फेज़ तो मुझे लगता है कि आज तय हो चुका। और इस पूरे फेज़ में जब हम लोग अलग अलग जगह से घूमें तो हमारी जो पहली जो लोगों से बातचीत होती है उस सब में सब लोगों की तरफ से बाबा योगी आदित्यनाथ इस फेज़ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगला फेज़ जो निर्णायक फेज़ होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ, चूँकि बनारस में कल मैं आपको रोड शो में भी कवर करता हुआ मिलूँगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज के लिए। चूँकि मुझे लगता है कि देवरिया में भी तमाम सीटों पर हमने चर्चा की, लेकिन बहुत सारी सीटें अभी लगता है कि रह गई हैं। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा थकावट है ज़्यादा और हमको कल फिर प्रधानमंत्री मोदी पर लड़ना है, तो उसके लिए आज इतना ही। फिर आपसे बातचीत होगी, कल किसी और इशू पर बातचीत होगी। हालांकि मेरा मन था कि आपसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, यूक्रेन और रूस के संकट पर, चूँकि उसको भी लोगों ने एक फिल्मी पटकथा की तरह लोगों ने देखना शुरू कर दिया, जिनको ये लगता है कि ये एक ऐसा खेल है जिससे वीडियो गेम खेले जा रहे हों। और ये वॉर को लेकर भी सड़क पर फैसले हो रहे हैं। सरकार के कई निर्णयों पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो कैसे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा सब्जेक्ट थी जिसको हम लोगों को अपने राजनीतिज्ञों के विवेक पर छोड़ना चाहिए था, लेकिन उस पर भी इतनी राजनीति चल रही है। ये एक शुभ लक्षण मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जातिवाद पर अगर आप इतने ज़बरदस्त तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं कि अपने देश के बहुत सारे वैचारिक आइडियों के खिलाफ भी हों, तो वो बहुत आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं होते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मेरी आपसे बार बार गुजारिश रहती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सकें और मैं आपके सवालों से फिर आगे के लिए अपने लिए भी रास्ता बना सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।